Hello everyone. This is the sum which we will be doing today from the following particulars. The balance sheet of Pragati Limited as on 31st from the following particulars. The balance sheet of Pragati Limited as on 31st March 2014. So this what is given is the trial balance information, but this information consists only of assets and liabilities. Last sum जो हमने किया था, it was based on profit and loss account. Therefore, only expenses and incomes were given. Now here, because we are preparing only a balance sheet, the information of asset and liabilities will be given. So debit side, trial balance का debit side is for assets and trial balance का credit side is for liabilities. सबसे पहले what is given? सबसे पहले share capital is given, and share capital as we know is the liability, is the capital from which the bank has been started. Then we have the reserve fund. Reserve fund, the saving is also the saving of the bank is liability. We have fixed deposit. जैसे हमने डिस्कस किया है बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स, तो बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स is in the balance sheet of banking final account is classified into two types. जैसे नॉर्मल कंपनी का बैलेंस शीट हम जब करते हैं तो दो साइड होता है बैलेंस शीट में, एक होता है लाइबिलिटी साइड और दूसरा होता है असेट साइड. सेम वे बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट में एक होता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज और दूसरा होता है असेट. So capital and liabilities is one side and the other side is assets. So capital and liabilities is nothing but the liability side. उसमें सबसे पहले आता है कैपिटल. तो कैपिटल के लिए यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया है. फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें हमें रिजर्व फंड दिया है. उसके बाद बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट लाइबिलिटी होता है डिपॉजिट्स. बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट लाइबिलिटी होता है डिपॉजिट्स. अब डिपॉजिट्स में क्या आता है? फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट. सो रिकरिंग अकाउंट. सो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट. सो यहाँ पे देखो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. फिक्स डिपॉजिट इज गिवन क्योंकि डिपॉजिट है. लाइबिलिटी है, देखो कौन से साइड में फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट क्रेडिट साइड में है और क्रेडिट साइड सिग्निफाई करता है कि ये लाइबिलिटी है. कैसे लाइबिलिटी है? जो पब्लिक बैंक को डिपॉजिट्स देती है, सेविंग अकाउंट्स में पैसा लगाती है, जब भी पब्लिक ने अकाउंट होल्डर ने डिमांड किया वैसे ही ये पैसा उनको वापस करना है. सो डिपॉजिट इज अ लाइबिलिटी in which what does the bank do? It pays interest on deposits. तो बैंक का ये लाइबिलिटी है जो कि जब भी बैंक पब्लिक डिमांड करेगी ये पैसा वापस करना है. तो what all is there? Fixed deposit is there, saving deposit is there, current account deposit is there. Then we have money at call and short notice. So ये money at call and short notice क्या है? ये वो पैसा है जो कि कोई दूसरे बैंक में रखा हुआ है प्रगति बैंक ने, ताकि जब भी शॉर्ट नोटिस में पैसे की जरूरत हो तो ये पैसा निकाल सके. So this is money at call and short notice. This is asset because ये बैंकिंग कंपनी का फंड्स है.
पैसे हैं जो कि बैंक को कभी भी रिक्वायर्ड होगा, तो शॉर्ट पीरियड में रिक्वायरमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 वीक 2 वीक्स के टाइम में अगर बैंक को पैसे की ज़रूरत है, अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, so we can take the help of money at call and short notice. Then we have bills discounted and purchased. ये क्या है? Whenever a person is in urgent need of money and he has a document bills of exchange, तो वो किसके पास जाता है पैसा लेने के लिए? वो डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करता है एंड बदले में पैसा लेता है. तो दिस इज व्हाट दिस बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज इज एडवांसेस. तो बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट असेट होता है एडवांसेस. हम लाइन पे एक बार ये डिस्कस होने के बाद लाइन पे डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटी साइड में क्या क्या शेड्यूल्स है, असेट क्या साइड में क्या क्या शेड्यूल्स है. तो बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज इज नथिंग बट एडवांसेस. तो बैंकिंग फाइनल अकाउंट में एडवांसेस इज इक्वल टू डेटर्स, मतलब ये सब चीजों से फ्यूचर में पैसा आएगा. बिल डिस्काउंट करके परचेज किया आज, तो आज हमने परचेज करते हुए पैसा दिया, डिस्काउंट भी चार्ज किया. अगर 10,000 का बिल है तो हम पूरा 10,000 में नहीं खरीदेंगे बिल को, हम कम पैसे में खरीदेंगे, डिस्काउंट चार्ज करेंगे. जैसे अगर 10,000 का बिल है तो हम ये बिल को खरीदेंगे 9,000 में, तो 1,000 का हमें डिस्काउंट हमने दिया, मतलब हमें डिस्काउंट मिला है 1,000 का. बैंक को वी आर डूइंग दिस सम from the point of view of a bank because this is banking फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज. तो वो डिस्काउंट तो बैंक के लिए इनकम है, और ये जो बिल परचेज किया है वो क्या है? वो एडवांसेस है. तो इसके बाद व्हाट इज देयर? बैंक क्या कर सकती है? बिल्स खरीद सकती है, या तो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट. Now what do you mean? अब बैंक को पैसे मिलते हैं बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, तो ये पैसे को रखने से तो ज्यादा नहीं होगा. अब ज्यादा नहीं होगा तो जितने भी डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स है, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स, इन सबको इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? इंटरेस्ट तो एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा. तो उसके लिए व्हाट डज द बैंक डू? इट इन्वेस्ट does the इन्वेस्टमेंट. तो बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट असेट ये भी है इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट के बाद देखो, ये तो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या तो वो पैसे से बिल्स खरीद सकती है, एंड बाद में लाइक बिल्स खरीदेगी तो डिस्काउंट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करेगी तो इट मे बी द बैंक में गेट इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट, reserve for building. This is the reserve which has been kept aside for building. So ये हम building में दिखा देंगे. This we may consider as a depreciation also, accumulated depreciation. Then what we have? Premises at cost. हमारे पास क्या है? Premises at cost है. प्रीमाइसेस एट कॉस्ट कितना है? देखो, प्रीमाइसेस एट कॉस्ट है 100. सुनिए, ये पॉइंट के बाद भी हम लिखेंगे बिकॉज ऑलरेडी दिस इज रुपीज इन लैक्स और जीरोस ओमिट किया हुआ है. सो 10,000 लैक्स हो जाएगा प्रीमाइसेस का कॉस्ट. और एडिशन टू प्रीमाइसेस, एडिशन टू प्रीमाइसेस कितना है? एडिशन टू प्रीमाइसेस इज 20.00. Then we have depreciation fund on premises, which is 80.00. ये क्या है? हमारा फिक्स्ड एसेट. प्रीमाइसेस क्या है हमारा? प्रीमाइसेस है हमारा फिक्स्ड एसेट. इसके अलावा then we have
बैंक ने कुछ पैसा आरबीआई के पास रखा है, बैलेंस विद आरबीआई, ये एक स्केड्यूल है बैंक का। फिर बैंक ने एसबीआई के पास भी, एसबीआई बिकम्स एन अदर बैंक, प्रगति बैंक ने एसबीआई में भी कैश रखा हुआ है, so that becomes balances in other bank. Then there is unclaimed dividend liability, other liability. Then there is unexpired discount, this is also other liability. Unclaimed dividend मतलब क्या, company, banking company is ready to pay the dividend, but the shareholders have not claimed the dividend. Then unexpired discount, so ये discount है लेकिन ये belong करता है next year को, unexpired discount. Next we have loans and advances, asset है. Then we have branch adjustment. Now what do you mean by branch adjustment? ब्रांच एडजस्टमेंट, ये ब्रांच एडजस्टमेंट का अमाउंट देखो किधर है, डेबिट साइड में है, मतलब ये असेट में आएगा, अगर अमाउंट क्रेडिट में रहेगा तो ये लायबिलिटी में आएगा. ब्रांच एडजस्टमेंट मतलब ब्रांच से पैसे ये प्रगति बैंक में दूसरे ब्रांच से पैसा ले भी सकता है, दे भी सकता है. तो यहाँ पे इट हैज टू गेट मनी फ्रॉम एन अदर बैंक बिकॉज इट्स अ असेट. Branch adjustment is in the debit side, means it will be shown in the other assets. If the amount is in the credit side, अगर ये branch adjustment credit side में रहता तो हम इसको other liabilities में दिखाते. हम when we were discussing the format, we have discussed this. And then we have silver. Silver में investment किया है, so silver is also a type of investment. Then what else do we have? See, 1 minute. This silver we will take under other assets. Then we have advance payment of tax. Advance payment, advance tax. Advance tax is also देखो अमाउंट किधर है, डेबिट साइड में. तो एडवांस टैक्स एडवांस में पे किया तो आगे पे करने का जरूरत नहीं है. दिस आल्सो कम्स इन अदर असेट. एंड इंटरेस्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है, फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा इज अ असेट, सो दिस इज आल्सो अदर असेट. Then we have non-banking assets. Non-banking assets required in satisfaction of, non-banking assets acquired in satisfaction of claims. मतलब क्या, ये non-banking assets क्या होता है, ये अगर कभी कुछ बैंक ने लोन दिया है, सपोज मोटर बाइक लोन दिया, हाउस लोन दिया, अगर ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट अगर टाइम पे नहीं पे किया तो क्या हो जाएगा, अगर टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो द बैंक विल कॉन्फिस्केट द असेट and then it becomes non-banking assets acquired in satisfaction of the claims. Then lastly we have bills payable, जो कि other liability है. अदर लाइबिलिटी क्यों है, देखो लाइबिलिटी साइड में, हमारा लाइबिलिटी साइड जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, उसमें रहता है कैपिटल. कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स मतलब सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट. फिर होता है बोरोइंग. बैंक किससे बोरो कर सकता है, बैंक बोरो कर सकता है आरबीआई से, अदर बैंक से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. इसके अलावा जो भी कोई लाइबिलिटी रहेगा उसे बोलेंगे अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस.
सो इसके अलावा हमारे पास बिल्स पेबल, ये ना डिपॉजिट है, ना ये शेयर कैपिटल है, ना रिजर्व है, ना बोरोइंग्स है, तो कहाँ पे आना चाहिए? अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, बिकॉज सिर्फ 5 ही शेड्यूल्स है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैंकिंग फाइनल अकाउंट, बैंकिंग बैलेंस शीट। सो ये लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड में है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो रिजर्व है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 2.10, मतलब 2,10,000। फिर हमारे पास एक डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड है। फंड मतलब डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड मतलब ये भी रिजर्व एंड सरप्लस है। दिस इज 6.00, मतलब 600। नेक्स्ट व्हाट इज देयर? नेक्स्ट, the banks had bills for collection for its constituent ₹3 lakhs। तो यहाँ पे देखो, बैंक के फाइनल अकाउंट में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बिल्स जो कलेक्शन के लिए गए हैं वो हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी के नीचे बताएंगे। बिल्स जो कि कलेक्शन के लिए गए हैं बैंक को, बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज अ एजेंट, जहाँ पे वो कलेक्शन भी करता है। तो यहाँ पे तो बिल्स फॉर कलेक्शन जो है वो कितना है? 3 lakhs। ये एज इट इज हम क्या करेंगे? हम दिखाएंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो कि एडिशनल नोट में आता है उसके नीचे। देन वी हैव एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंसेस इज अ, बैंक ने बिल एक्सेप्ट किया है बिल्स को। अब अगर सामने वाले ने अगर पे नहीं किया, एंडोर्समेंट एक्सेप्टेंसेस, तो अगर नहीं पे किया तो हु विल हैव टू पे द मनी? दैट मनी हैज टू बी पेड बाय द बैंक। बैंक ने क्या किया? किसी और के बदले में एक्सेप्टेंस दिया या एंडोर्समेंट दिया। तो अगर दैट पर्सन डज नॉट पे द मनी, बैंक विल हैव टू पे द मनी। सो दिस बिकम्स अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। Liability may arise or may not arise depending upon the situation. So यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे क्या है? There was a claim of ₹2 lakh against a bank but not acknowledged as a debt। मतलब कोई कोर्ट केस रहेगा, मतलब 2 लाख का क्लेम है, बैंक को पे करना पड़ सकता है, लेकिन दिस claim has not been acknowledged as a debt। ये अभी तक confirm liability नहीं हुआ है। This may be payable or may not be payable. So this is also again a contingent liability of 2 lakh. Then we have bills discounted 32,000. ये भी, this is also a contingent liability। Normally ये जो बैंक है, बैंक ऑल्सो में डिस्काउंट द बिल। जब बैंक को डिस्काउंट करना होता है बिल्स को, बैंक को जब अर्जेंट फंड्स की जरूरत होती है तो बैंक बिल डिस्काउंट करता है आरबीआई के पास। सो यहाँ पे अगर फिर the drawee does not pay, then bank has to pay to the RBI. So this is also a contingent liability for 32,000. Then we have liabilities for फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। दिस आर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर यहाँ पे भी अगर पैसा नहीं पे करने हुआ तो बैंक हैज टू पे। So this again is a contingent liability. Then last में they have so many, there are one is 2 lakh, 32,000 and 20 lakhs contingent liabilities है। फिर हमारे पास है the directors decided to transfer 25% to statutory reserve। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो भी हम करंट ईयर प्रॉफिट का 25% क्या करते हैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। एंड वी हैव द रिजर्व ऑफ ₹2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट्स। मतलब यहाँ पे देयर इज एन अदर ट्रांसफर। एक तो ट्रांसफर है 25% का
टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड दूसरा ट्रांसफर है 2000 का टू अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। तो दो ट्रांसफर है, दो रिजर्व में ट्रांसफर किया है, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व में एंड दूसरा रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट में। ये दोनों एप्रोप्रिएशंस है। जब भी हम प्रॉफिट को किधर ट्रांसफर करते हैं, कोई भी रिजर्व में या डिविडेंड देते हैं, तो उसको हम कहाँ बताते हैं, हम उसको शो करते हैं एप्रोप्रिएशंस में। पर यहाँ पे हम एप्रोप्रिएशंस नहीं बनाएंगे, वर्किंग नोट में दिखाएंगे, बिकॉज हम एप्रोप्रिएशंस तो पीएनएल अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं और ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, just made a format. We will be filling the format from our side. तो पहले क्या करते, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं, शेड्यूल से स्टार्ट करते। तो सबसे पहला शेड्यूल हमेशा, सबसे पहला शेड्यूल होता है कैपिटल का। सबसे पहला शेड्यूल किसका है, कैपिटल का। क्वेश्चन में देखो कैपिटल के बारे में कुछ दिया है क्या, कैपिटल के बारे में is anything given about the capital? कैपिटल के बारे में they have given share capital 10.00। तो यहाँ पे पॉइंट हटा के हमें लिखना है, नॉर्मली ऐसे एग्जाम में भी आया तो ऐसे ही करना है। कैपिटल में हमारे पास क्या है, दिस इज नॉट नेशनलाइज्ड बैंक ना, और प्रगति बैंक फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं फॉर this is from the name itself we can make out this is a Indian bank। आपको डायरेक्टली लिखना है तो डायरेक्टली लिख लो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि ऑथराइज कितना है, इशूड कितना है, सब्सक्राइब्ड we don't have any of this information, so we don't know कि हमें ये भी नहीं मालूम कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। सो हमें ये भी नहीं मालूम कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और हमें ये भी नहीं मालूम कि ईच शेयर कितने का है। सो वी डोंट नो, सो आई हैव जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो इट्स ओके, यू मे डायरेक्टली राइट डाउन, यू मे डायरेक्टली राइट डाउन कि क्या अमाउंट है, डायरेक्टली कैपिटल का क्या अमाउंट दिया है, क्वेश्चन में फिर से देखना पड़ेगा क्या अमाउंट दिया है, 10.00। यहाँ पे हम लिखेंगे 10.00। तो इसके बाद ये तो हो गया एक शेड्यूल, तो शेड्यूल नंबर 1 कितना हो गया, 1000। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 2 है बैंक में सबसे पहला शेड्यूल होता है कैपिटल, और उसके बाद जो शेड्यूल होता है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्वेश्चन में जाके देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में क्या दिया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहले तो हम स्टैट्यूटरी रिजर्व के बारे में कुछ दिया है क्या, देखो हाँ, रिजर्व फंड इज देयर, रिजर्व फंड को हम स्टैट्यूटरी रिजर्व ले लेंगे। सो हमारे पास है रिजर्व फंड
रिजर्व फंड को हम स्टैट्यूटरी रिजर्व भी बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी बोल सकते हैं। रिजर्व फंड का क्या अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, देखो रिजर्व फंड का अमाउंट दिया है 1600। रिजर्व फंड का अमाउंट कितना दिया है 1600। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे दिस इज हाउ मच 1600 एंड 1600 के बाद इसके बाद व्हाट इज ये रिजर्व फंड में हमें ऐड करना पड़ेगा करंट ईयर ट्रांसफर। क्वेश्चन में बोला है ना 25% ट्रांसफर करना है स्टैट्यूटरी फंड में, तो करंट ईयर ट्रांसफर। इसके बाद देखिए ये हम लोग थोड़े टाइम में करते हैं, इसको बाद में कंप्लीट करेंगे जब हम एडजस्टमेंट में पहुंचेंगे तब। इसके अलावा डू वी हैव एनी अदर रिजर्व, डू वी हैव एनी अदर रिजर्व गिवन इन द क्वेश्चन? लेट अस गो टू द क्वेश्चन एंड सी। कोई और रिजर्व है? रिजर्व फंड तो हमने लिख लिया, इसके अलावा कोई और रिजर्व है क्या? Yes, there is dividend fluctuation fund and profit and loss account. So dividend fluctuation का क्या है 600, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे एंड में लिखेंगे, ठीक है, दैट इज सरप्लस। रिजर्व सब लिखने के बाद सरप्लस लिखना है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस है ना, सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड, डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड कितना है? ये तो हम इसको है ना, इसको मैं इनर कॉलम में लिख देती हूँ। इसमें करंट ईयर ट्रांसफर भी है, डिविडेंड फ्लक्चुएशन में कुछ ट्रांसफर नहीं है, तो डायरेक्टली 600 बाहर के कॉलम में। और इसके बाद जो सरप्लस है, सरप्लस मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 4.10, मतलब 4,10,000, जिसमें से हम 3 जीरो माइनस करते हैं। ये ओमिट 3 जीरो, बैंक के जितने भी बैलेंस शीट है सब में हम क्या करते हैं, हम सब में 3 जीरो माइनस करते हैं। यानी ऊपर भी दिया है देखो अमाउंट इन लैक्स, मतलब ये 4.10 मतलब क्या होगा 4,10,000 अमाउंट इन लैक्स, और 410 ही लिखा है, 3 जीरो ओमिट किया है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था इन बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स रिजर्व फॉर बिल्डिंग, एक मिनट, रिजर्व फॉर बिल्डिंग मैंने देखा नहीं, इट इज देयर इन द क्वेश्चन। रिजर्व फॉर बिल्डिंग जो है ना, जैसे मैंने बोला हम इसको डेप्रीसिएशन के साथ देखेंगे। जो रिजर्व फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए जो भी हमने, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं, या तो हम बिल्डिंग जब बनाएंगे तभी भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों में से किधर भी लिखेंगे तो हमें ये करेक्ट ही आएगा। देखो रिजर्व फॉर बिल्डिंग, वेयर इज द क्वेश्चन, 1 मिनट।
What is the amount of reserve for building? ये हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड करके ये रिजर्व फॉर बिल्डिंग जो है इसको हम या तो रिजर्व एंड सरप्लस में भी बता सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ट्रीट करके हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ ये जो डेप्रीसिएशन फंड है इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली बिल्डिंग में ही हम लोग इसको दिखाएंगे। तो मैंने जैसे डिस्कस किया था, इसको मैं क्या करने वाली हूँ, डेप्रीसिएशन के साथ डील करने वाली हूँ। तो हम लोग कहाँ थे, डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड हमें मिला 600, एंड जो हमारा पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो कितना है इधर 4.10, मतलब 4,10,000 रुपीस इन लैक्स है, तो ये है 4,10,000। 6 का मीनिंग है डिविडेंड फ्लक्चुएशन, मतलब 6 पॉइंट, मतलब ये 6 लाख है, जिसमें से हमने 3 जीरो कम करके नीचे लिखा है 4,10,000, जिसमें से प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2.10, मतलब 2,10,000। जरा हम वर्किंग में जाते हैं, लेट अस गो टू द वर्किंग। सो वर्किंग नोट में हमने क्या देखा, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2,10,000। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेस करेंगे सबसे पहले स्टैचूटरी रिजर्व। स्टैचूटरी रिजर्व में कितना, करंट ईयर प्रॉफिट का जो कि 2,10,000 एडजस्टमेंट में आया है, कितना परसेंट हमें ट्रांसफर करना है, 25%। So go to your, take your calci 2,10,000, 2,10,000 into 25 डिवाइड बाई 100, ये होता है 52,500। ये भी ब्रैकेट में दिखा देती क्योंकि ये लेस करना है। तो इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है, देखो क्वेश्चन में बोलने दो, नहीं बोलने दो, we have to transfer 25% of the current year profit, total profit नहीं, profit for the year, current year profit का 25% to statutory reserve। और इसके बाद यहाँ पे देखो और एक रिजर्व है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का 2,000, ये भी ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन बोला द डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर 25% to statutory reserve and reserve of 2,000 for unexpired discount। क्वेश्चन में जो भी हमें बोला रहेगा ट्रांसफर रिजर्व, वो तो हमें करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेस अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, ये भी क्या है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट लेस करेंगे तो कितना अमाउंट बच जाएगा हमारे पास, दोनों लेस करने के बाद हमारे पास बचेगा 10,000, 2,10,000 minus 55,000 minus
म्यूट योर ऑडियो एवरीवन। मुझे आता है 1,55,500। ये है बैलेंस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। इसके अलावा देखो ये सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा एक और चीज आना चाहिए, वो है लास्ट ईयर का प्रॉफिट। सिर्फ यही नहीं, करंट ईयर प्रॉफिट आ जा रहा है बैलेंस शीट में, और एक है लास्ट ईयर का लास्ट ईयर प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? 4,10,000 में माइनस क्या होता है? टोटल अमाउंट जो बैलेंस शीट P&L अकाउंट में आएगा वो क्या रहेगा? 500. So this is the amount which will come in the profit and loss account. कैसे पता चला? तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2,10,000, इसको तो हमने स्टैट्यूटरी पे किया, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट पे किया, तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होने के लिए सर 1,55,500 है। उसके अलावा लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख है, वो कैसे पता चला? देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यू क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 4,10,000, इसमें से 2,10,000 करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो बचा हुआ 2 लाख लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहेगा। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट को फिर ऐड किया तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मिल गया 3,55,500। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज, करंट ईयर का ट्रांसफर कितना, एक मिनट, करंट ईयर का ट्रांसफर है, सॉरी यहाँ पे हम कितना, यहाँ पे तो हम पूरा अमाउंट नहीं लिखते, 3 0 माइनस करते, या तो 3 0 माइनस करते वक्त हम पॉइंट में लिख सकते हैं, या तो हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते। मैंने इसको पॉइंट में लिखा 355.5। इसका एक रीजन है, यहाँ देखो 1 मिनट, यहाँ पे भी हाउ मच इज द current year transfer of statutory reserve 52,500। तो इसको मैं 3 0 हटा के ऐसे लिख सकती हूँ 52.5 52,500 को मैंने लिखा 52.5, बाकी और ये क्या है 55.5 हो जाता है, 55.5 हो जाता है 3,55,500। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? आउटर कॉलम में आ जाएगा 1652.5। ऐड करो कैलसी में 1600 प्लस 52.5 हो जाएगा 1652.5। अब जब हम लोग ये सबको ऐड करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल। तो 1652.5 प्लस 600 प्लस 355.5 मुझे मिलता है 2608। आपको भी यही मिला 2608। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल नंबर 2। इसके बाद हम लोग आ जाते शेड्यूल नंबर 3, क्योंकि शेड्यूल नंबर 3 है हमारा
शेड्यूल 3 इज डिपॉजिट। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद बैंकिंग फाइनल अकाउंट में इंपॉर्टेंट शेड्यूल होता है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट में क्वेश्चन में देखो कौन सा डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, क्या क्या डिपॉजिट्स हैं हमारे पास। डिपॉजिट्स में है फिक्स डिपॉजिट 4,000, सेविंग डिपॉजिट 6,000, करंट अकाउंट 22.00। तो इसको भी इसमें से 3 जीरो तो ऑलरेडी माइनस करके ही लिखा हुआ है, तो इसको बोल देंगे ये है 40 लाख, ये है 60 लाख और ये है 220 लाख। क्या करेंगे, कितना है पहले तो लिखते फिक्स डिपॉजिट, लाइन से लिखते हैं डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और हमारे पास है करंट अकाउंट। तो अमाउंट क्या है तीनों का, अमाउंट है 4,000, 6,000, 22,000। तो लिखेंगे 4,000, 6,000, 22,000। तो ये तीनों से यही तीन है हमारे पास, ये तीनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 32,000। ये क्या डिपॉजिट्स का टोटल। अब हमें देखना है कि कोई बोरोइंग्स है क्या, क्वेश्चन में देखना है वेदर वी हैव एनी बोरोइंग्स। तो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल होता है शेड्यूल नंबर 4, दैट इज बोरोइंग्स। बैंकिंग फाइनल अकाउंट के लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आता है कैपिटल, फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर आता है डिपॉजिट। डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिर आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स किससे करेंगे, आरबीआई से, अदर बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्वेश्चन में देखो बोरोइंग्स है क्या, borrowings from banks. Did you got it? Borrowings from banks 250, 2,50,000. So हमें लिखना, हमने बोरोइंग आरबीआई से तो नहीं किया पर हमने बोरोइंग्स किया है, करेक्ट, बोरोइंग्स किया है, इधर लिखेंगे बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स 250, 2,50,000, 250। तो यहाँ पे 2,50,000 में 3 जीरो माइनस किया तो 250 हो जाएगा, ये भी हो गया। सिर्फ यही एक बोरोइंग हमने देखा टोटल। नाउ व्हाट एवर विल कम विल बी अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। इसके साथ लाइबिलिटी का शेड्यूल हो जाएगा, तो शेड्यूल 5 दैट इज other liability and provisions। other liabilities and provisions में हम let us see other liability and provisions में हम क्या लिखते हैं। other liability and provisions में हम सबसे पहले लिखते हैं bills payable। ध्यान में रखना, हम लिखते इसके अलावा, मतलब शेयर कैपिटल के अलावा, रिजर्व्स के अलावा, डिपॉजिट और बोरिंग। डिपॉजिट में तो पता है फिक्स्ड, सेविंग, करंट, यही सब आने वाला। बोरोइंग्स में क्या, बोरोइंग फ्रॉम बैंक, आरबीआई, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा अगर कुछ भी लाइबिलिटी साइड में, जरा ऊपर देखते, क्रेडिट साइड चेक करते अभी, क्योंकि अभी जो बच गया वो सब कुछ लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन के अलावा, तो यहाँ पे क्योंकि वो तो हम फिक्स सेट में दिखाएंगे, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व फंड हो गया, ये फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट हो गया,
इसके बाद रिजर्व फॉर बिल्डिंग, वो तो हम डेप्रिसिएशन के साथ डील करने वाले। इसके अलावा यहाँ पे देखो अनक्लेम्ड डिविडेंड है और हमारे पास है अनएक्सपायर्ड डिविडेंड, ये तो लाइबिलिटी साइड में है। फिर बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स है, ये हमने लिख लिया। पीएनएल अकाउंट, डिविडेंड फ्लक्चुएशन अकाउंट लिख लिया। क्या बचा है? बिल्स पेबल बचा है और ये अनक्लेम डिविडेंड, अनएक्सपायर्ड डिविडेंड बचा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम सारे लिख लेते। एक मिनट, वेयर इज द क्वेश्चन। हम क्या कर लेते, अभी है ना जो भी क्रेडिट साइड में है सारे दिखा लेते, चाहिए तो सारे ही हम लोग एक साथ दिखा लेते। तो इधर क्या है, इधर बिल्स पेबल है और बिल्स पेबल सबसे पहले तो बिल्स पेबल लिख लेते। बिल्स पेबल क्या है? 20 लाख। बिल्स पेबल है 20 लाख। तो बिल्स पेबल यहाँ पे लिख लेंगे। बिल्स पेबल है 20 लाख। 20 लाख में से हमने 3 जीरो माइनस कर दिया, 20 लाख। इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा है? इसके अलावा यहाँ पे बचा हुआ है अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, और हमारे पास है, ये डेप्रिसिएशन को भी इधर ही दिखा दे अदर्स में, अदर लाइबिलिटीज में। तो हम डेप्रिसिएशन को भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। डेप्रिसिएशन is a current liability. Depreciation, accumulated depreciation is a current liability. So accumulated depreciation को भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे other liability and provisions में क्या बच गया? इधर बच गया अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड का हम, और इधर है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, और हमारे पास है इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन सबसे पहले देखते हैं। 80 लाख तो देखा था मैंने, 80 लाख और 10 लाख। ये रिजर्व फॉर बिल्डिंग एंड डेप्रीसिएशन फंड फॉर प्रीमाइसेस, ये दोनों को मैं डेप्रीसिएशन को ऐड, क्योंकि दोनों एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। कितना कैसे लिखेंगे? 10 लाख प्लस 90 lakhs, हो जाएगा, सॉरी 80 lakhs। depreciation is 80 lakhs. See here, I will show you depreciation is 80, depreciation premises में 80 और रिजर्व depreciation को भी accumulated depreciation है, that is 80। तो दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 90 lakhs। और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कितना है? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट आई गेस इज 50,000। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, unclaimed dividend is 24,000, 0.24, मतलब लैक्स नहीं है, सिर्फ थाउजेंड्स में है। ये है 0.24, मतलब 24,000, 0.50 मीन्स हाउ मच? 52, sorry 0.50 means 50,000, 0.24 means 24,000, 0.50 मतलब 50,000। तो दोनों का अमाउंट लिखते हैं। इधर डिविडेंड है 24,000 और डिस्काउंट जो है, एक लाइन नीचे,
50,000 तो यहाँ पे प्लस क्यू में कर रही हूँ, हमारा रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है 2,000। जो हमने रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व जो ट्रांसफर किया था वो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ऐड किया, और हमने डिस्काउंट में भी 2,000 ऐड किया है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, तो वो हो जाएगा तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52,000। अभी जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमें इसका टोटल मिल जाएगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा 90,76,000। 3 जीरो कम करके लिखना है ऊपर, तो 3 जीरो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दीज आर फिगर्स इन थाउजेंड्स। बिल्स पेबल तो हमें क्वेश्चन में अलग से दिया है, बिल्स पेबल के बाद हमारे पास है अदर्स, और अदर्स में क्या है, इंक्लूडिंग प्रोविजंस। कितना है ये 90, अभी हमने कहा 90,76,000, तो हमको 3 जीरो उम्मीद करते हैं तो ये हो जाएगा 9076। अभी दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,076। 11,076 इसके साथ हमारा लाइबिलिटी साइड खत्म हो जाता है। नाउ वी कम टू द असेट साइड। असेट साइड में आ जाता है, असेट साइड में सबसे पहला हेड असेट का है, तो हम बोलते हैं शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल 6 सबसे पहला हेड जो असेट साइड में, उसको हम बोलते हैं कैश इन। हम लिक्विडिटी बेसिस से स्टार्ट करते हैं, जो बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स है वो लिक्विडिटी बेसिस से शुरू होता है, और सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है, कैश। कैश इन हैंड एंड balances with RBI। इसमें क्वेश्चन में देखो कैश इन हैंड है क्या, कैश इन हैंड क्वेश्चन में जाके देखते हैं, डू वी हैव कैश इन हैंड इन द क्वेश्चन, कैश इन हैंड या कैश इन आरबीआई। यस, कैश इन हैंड तो नहीं है, पर कैश इन आरबीआई है 34 lakhs। तो 34 lakhs है, तो 34 lakhs में 3 जीरो माइनस करेंगे कितना होगा, इधर लिखेंगे कैश इन हैंड तो नहीं है, बट वी हैव कैश इन आरबीआई। कैश इन आरबीआई है 3400। तो भी हमारे पास सिर्फ दो ही चीज यहाँ पे लिखना होता है, ये हेड में हमें सिर्फ लिखना है कैश इन हैंड, और हमें लिखना है कैश इन आरबीआई। तो यहाँ पे सिर्फ कैश इन हैंड है, कैश इन आरबीआई नहीं है, सॉरी कैश इन हैंड नहीं है, सिर्फ कैश इन आरबीआई है, तो हमने सिर्फ वो लिखा। कैश इन हैंड भी होता तो वो भी लिखते और दोनों को ऐड करके लिख लेते टोटल। अब नेक्स्ट वाला शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 7। अब हमने हमारे पास जो पैसे है वो तो लिख लिया, अब हम लिखेंगे क्या, बैलेंसर्स विद बैंक्स, balances with banks and money at call and short notice। ये पूरा हेड का नाम ही ये है। इसमें हम क्या लिखते हैं, एक तो हम लिखते हैं अगर हमारे दूसरे बैंक्स में कोई पैसे हैं, इफ वी हैव मनी बैलेंसर्स
in any of the other banks, we write here, and we write money at call and short notice, which is the money for a short period of time, for example 1 week to 2 weeks. तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग से ही देखते हैं, we have, yes, ये देखो मिला, कैश विद एसबीआई, एसबीआई अदर बैंक है, तो हमारे पास एसबीआई में कैश है 12 लाख, एसबीआई में कैश है 12 लाख, और हमारे पास मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है. डू वी हैव मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस? वी कैन सी, आई हैव सीन इट व्हाइल डिस्कसिंग. यस है, ऊपर ही है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. तो हमारे पास है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कितना, ये 2 लाख. मनी एट कॉल एंड शॉर्ट इज 2, कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 2 लाख है, और बैलेंस इन आर एसबीआई 12 लाख, 2 लाख 12 लाख. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस इन एसबीआई. कितना, एसबीआई में हमारे पास कितना पैसा है, 12 लाख, 3 जीरो कम कर दिया. फिर हमारे पास है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. ये हेड का दोनों चीज दिया है क्वेश्चन में, अदर बैंक्स का भी दिया है. 2 लाख है तो 3 जीरो कट किया तो 200 आएगा. तो ये भी हो गया. अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा. टोटल कितना है, टोटल हो जाएगा 1400. ये भी हो गया. इसके बाद इंपॉर्टेंट शेड्यूल, विच इज शेड्यूल नंबर 8. इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट शेड्यूल है इन्वेस्टमेंट शेड्यूल. अभी देखो असेट साइड में अगर फिर से डिस्कस करें तो असेट साइड में कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई है, और क्या है, जो सबसे लिक्विडिटी बेसिस में, सबसे लिक्विड क्या होता है, सबसे इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते, जो हमारे पास ऑलरेडी कैश है. और अदर बैंक से पैसा मिले ना मिले, आरबीआई तो सबसे पहले पैसा चुकाए हमें देगा. अगर हम डिमांड करेंगे, जो हमने आरबीआई के पास पैसा रखा है और जो हमने अदर बैंक्स में पैसा रखा है, सबसे पहले टेंशन फ्री रहेगा आरबीआई से लेना. तो कैश इन हैंड and balance with RBI. Then we have balance with other bank, money at call and short notice. Then उसके बाद liquidity preference में आता है investment. So schedule number 6, schedule number 7. Now we have schedule number 8, and schedule number 8 में हमारे पास investments है. investments में हमारे पास क्या क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया है. investment में हमारे पास है सेंट्रल कंट्रोल से, हमारे पास है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बुलियंस. तो इन्वेस्टमेंट में यही तीनों आएगा. हमने ये 3 चीज में इन्वेस्टमेंट किया है. अब हम इन इंडिया आउटसाइड इंडिया भी दिखा सकते हैं, नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा. तो हमारे पास ये 3 चीज है. इसका अमाउंट देखते हैं. हमने इन्वेस्टमेंट किया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. Then we have government securities, and then we have bullion. तो कितना है ये, इसको ऐड करो. ये है 100 लाख, ये 4 लाख, ये है 24 लाख. 100 लाख, 100 लाख, 4 लाख, कितना है 100 लाख, 3 जीरो कम किया. फिर हमारे पास है 4 लाख, फिर हमारे पास है 24 लाख. 3 जीरो हमने क्या किया, लेस किया. ये भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा. इसका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 12,800. 1 मिनट, 12,800.
12,800. सो इसके बाद again one more important asset of the bank is schedule number 9. शेड्यूल नंबर 9 जो है वो भी इम्पोर्टेंट असेट है बैंक का, जिसको हम बोलते हैं एडवांसेस. एडवांसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट एसेट है. तो इसमें हम दो चीज एक तो लिखते बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड. ये देखना पड़ेगा ये है कि नहीं. और इसके अलावा हम लिखते हैं जो हम लोग को मिलता है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और कौन सा लोन एंड लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड. ये मैंने लिख दिया. अब मैं चेक करूंगी इन दोनों में से क्या है हमारे पास. एडवांसेस में क्या आता है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी बैंक ने दिया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया, लोन्स दिया, बिल्स परचेज करके डिस्काउंट किया. ये सब कुछ एडवांसेस. एडवांसेस मतलब क्या, कंपनीज में जो डेटर होता है ना जिधर से फ्यूचर में पैसा आता है, यही बैंक के लिए एडवांसेस है, सिमिलर टू डेटर्स. तो देखते डू वी हैव एनी ऑफ द अबाउट. बिल डिस्काउंटेड एंड बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड है क्या. बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड 9 lakhs हमारे पास है. इधर लिख लेते हैं कितना अमाउंट है. ये है 9 lakhs, 30 कम किया. इसके अलावा क्या हमारे पास कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करके दिया है. कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लोन्स एंड एडवांसेस. देखो इधर लोन्स एंड एडवांसेस. ये एडवांसेस नाम नहीं दिया हुआ, लोन्स एंड एडवांसेस. तो हमें एडवांसेस दिया है क्वेश्चन में. लोन्स एंड एडवांसेस कितना. ये लोन्स एंड एडवांसेस क्या रहेगा. बिल्स जब अलग से दिया है तो एडवांसेस हियर दे आर रेफरिंग टू ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट 100 लाख. ये क्या है 100 lakhs. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 lakhs. 30 कम करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 इतना ही है. इन इंडिया आउटसाइड इंडिया बाइफोकेशन कुछ भी नहीं दिया है. ये भी हो गया. इसके बाद हमारा शेड्यूल नंबर 10 है फिक्स एसेट. शेड्यूल नंबर 10 है फिक्स एसेट. शेड्यूल नंबर 10 इज फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट में हमारे पास प्रीमाइसेस दिया है ना. फिक्स एसेट में हमारे पास क्या दिया है प्रीमाइसेस. सो प्रीमाइसेस जो है इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है एंड इफ देयर आर एनी एड एडिशंस एंड लेस. डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस कर सकते थे हम, या तो डिडक्शन. हमने डेप्रिसिएशन तो अलग से बताया. यहाँ पे हम प्रीमाइसेस में से डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हैं. वो करेंगे तो भी कोई हमें रॉन्ग नहीं बोल सकता. या तो हमने अभी अदर लाइबिलिटीज में बताया वैसे बताएंगे तो भी चलेगा. रिजर्व फंड ट्रीट करके बताएंगे तो भी चलेगा. 3 तरीका है करने का, तीनों तरीका गलत नहीं है. तो यहाँ पे प्रीमाइसेस एट कॉस्ट है 100 lakhs, एडिशन है 20 lakhs. 100 lakhs एंड 20 lakhs. तो प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस का कॉस्ट है, प्रीमाइसेस का एक मिनट में ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से. प्रीमाइसेस का कॉस्ट है 100 lakhs, मतलब 30 माइनस कर दिया. और एडिशन है 20 lakhs, 30 कम कर दिया. तो ये डिडक्शन कुछ है क्या.
कुछ हमने सेल किया है प्रीमाइस नहीं किया, तो हमें जो मिलेगा उसको बोलेंगे टोटल, और ये टोटल हो जाएगा 12,000। इसके बाद शेड्यूल नंबर 11, दिस इज द लास्ट शेड्यूल। तो शेड्यूल 11, उसके बाद एक होते हैं वो कंटीजेंट लाइबिलिटी है, पर वो शेड्यूल नंबर 12 इज कंटीजेंट लाइबिलिटी, दिस इज अदर एसेट्स। तो अदर एसेट्स में हमारे पास अभी क्या एसेट्स बच गया, देखो सब कुछ इधर ही आने वाला है और कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले देखो कोई इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है क्या, क्वेश्चन में देखो क्या बच गया। अभी ये साइड में देखेंगे, क्रेडिट साइड का तो हमने सब कर लिया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रीमाइसेस हो गया, ये हो गया, फिर लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। अब हमारे पास इधर है देखो ब्रांच एडजस्टमेंट 57.94, 57,94,000, 57.94 मतलब 57,94,000, इसको बोलेंगे इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट ये है 57 एडजस्टमेंट इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है 57,94,000। 30 ओमिट करेंगे क्योंकि बैंकिंग में हम 3,000 ओमिट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसके अलावा और क्या है अदर असेट में, जरा हमें क्वेश्चन में जाके देखना पड़ेगा। सब कुछ लिख लिया यहाँ तक, इंटर ऑफिस एडजस्ट यहाँ तक हमने लिख लिया। अभी ये जो सिल्वर है ये है अदर असेट्स, ये सिल्वर कभी भी रहेगा तो हम उसको क्या मानेंगे, अदर असेट मानेंगे। तो और क्या है हमारे पास, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये भी अदर असेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये लास्ट में सिल्वर अदर्स में बता देंगे। और ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का तो हेड है, अदर असेट्स का हेड देखेंगे ना तो इंटरेस्ट अक्रूड और एडवांस पेमेंट दोनों है। 1,10,000 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, 2,60,000, 1,10,000, 2,60,000, 1,10,000 एंड 2,60,000। तो इधर एक तो आएगा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरा आएगा टैक्स पेड इन एडवांस, टैक्स पेड इन एडवांस। तो ये दोनों का अमाउंट हमने देखा 2,60,000 और 1,10,000। 2,60,000 में से 3 जीरो माइनस किया, 1,10,000 में से 3 जीरो माइनस किया। और इसके अलावा अभी हमारे पास क्या है और है, देखो अदर, हमने देखा अदर नॉन बैंकिंग असेट्स, अभी ऊपर क्वेश्चन में ही देख लेते, जो भी बच गया वो सब कुछ इधर ही आने वाला है। इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया। अब क्या बचा है, डेबिट साइड में एक ही चीज बचा जो हमने अभी तक किधर भी नहीं लिखा, वो क्या है, नॉन बैंकिंग असेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स। तो इधर लिखेंगे नॉन banking assets acquired in satisfaction of claims। ये अमाउंट कितना था इसका, 70,000 था ना, 0.70, इसका अमाउंट कितना था 0.70 मतलब 70,000। इधर लिखेंगे 3 जीरो माइनस करके 70,000। तो कैसे दिखाएंगे, इधर 70,000 को दिखाएंगे 70 बिकॉज 3 जीरो माइनस हो गया। इसके अलावा अभी कुछ भी बचा रहेगा तो उसको बोलेंगे अदर्स। और अदर्स में क्या बचा है अभी तक हमने जो किधर लिखा नहीं, वो है सिल्वर। तो सिल्वर एक बचा है देखो, जो अभी तक मैंने किधर लिखा ही नहीं है, बाकी सब लिख लिया। स्टार्टिंग से देखो डेबिट साइड में मनी एट कॉल, बिल डिस्काउंटेड, इन्वेस्टमेंट, एडिशन प्रीमाइसेस, कैश इन एंड आरबीएस, बैंक एडजस्टमेंट। सिल्वर 2 लाख का
किधर भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिल्वर क्योंकि है 2 लाख, 3 जीरो ओमिट कर दिया। तो ये सबको जब हम ऐड करेंगे, ये सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये सबको ऐड करने पे 579426 70 200 हमें मिलेगा 6434। ये भी हो गया। अब इसके बाद ये लास्ट शेड्यूल है, एक बार देखते हैं एसेट साइड में क्या क्या शेड्यूल होता है। 6th शेड्यूल से स्टार्ट हो जाता है कैश इन हैंड, बैलेंस विद आरबीआई सबसे लिक्विड, उसके बाद बैलेंस विद बैंक्स, अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी में बाद में आता है, फिर एडवांस, फिर फिक्स एसेट। ये नॉर्मली कंपनीज का करते हैं तो फिक्स एसेट पहले रहता है, पर यहाँ पे बैंकिंग फाइनल अकाउंट में फिक्स एसेट सबसे लास्ट में है, फिर अदर एसेट है और उसके साथ जो फॉर्मेट है वो खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो शेड्यूल नंबर 11 है, ये हम लोग सिर्फ किधर लिखते हैं? बैलेंस शीट का टोटल करने के नीचे लिखते हैं। शेड्यूल नंबर 12 जो है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है? हमारे पास है क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट, सॉरी एक मिनट, क्या है हमारे पास? बिल्स फॉर कलेक्शन अलग से लिखना है, एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट है 4 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट्स, एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट 4 लाख है। 4 लाख मतलब 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो 400 हो जाएगा। फिर एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट के बाद क्या दिया है क्वेश्चन में? फिर हमारे पास है डेब्ट्स, there was a claim of 2 lakh against a bank not acknowledged as debt, claim not acknowledged as debt, तो हमें यहाँ पे एक और लिखना पड़ेगा claim not acknowledged as debt। ये कितना है? 2 लाख है, तो ये हो जाएगा 200। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, लाइबिलिटी फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख, यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटी ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, लाइबिलिटी ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, इधर लिखेंगे लाइबिलिटी ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हो जाएगा 20 लाख, मतलब 2000 लिख के 3 जीरो ओमिट कर दिया, 20 लाख। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास एक और चीज है, वो है, सॉरी ये तो मैंने देखा ही नहीं, लाइबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंट है, लाइबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंट है 32,000, तो ये लिखेंगे अभी लाइबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंट है, लाइबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड, ये हो जाएगा 32,000, 3 जीरो को ओमिट कर दिया तो 32 बचेगा। अब ये सबको बस इतना ही है, ये सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2632। फिर लास्ट में हम सिर्फ इतना लिखते हैं बिल्स फॉर, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, बिल्स फॉर कलेक्शन 3 लाख है ना, बिल्स फॉर कलेक्शन, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है शेड्यूल में, बिकॉज कोई शेड्यूल इसका है ही नहीं, फिर भी मैंने ऐसे लिखा बिल्स, ताकि हमें ध्यान रहे बिल्स फॉर कलेक्शन कितना है 3 लाख, से लिखने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मेट में लिखो बिल्स फॉर कलेक्शन, बिकॉज ये कोई शेड्यूल नहीं है। बिल्स फॉर कलेक्शन 3000 लिखना पड़ेगा, 3 जीरो माइनस करके कितना होता है 3000 और 3 जीरो माइनस, नहीं 300 हो जाएगा ना,
30 माइनस किया 3 लाख, तो 300 हो जाएगा बिल्स पर कलेक्शन, 300, 30 माइनस किया तो 300, 3 लाख। तो ये हो गया। जब अभी क्या बचा है, अभी बचा, सी आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी लेंदी दिस। अभी तो हम सिर्फ बैलेंस शीट का सम कर रहे हैं, इसके बाद वी विल बी डूइंग सम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसमें बैलेंस शीट भी है, पीएनएल अकाउंट भी है। अब बैलेंस शीट है तो मैंने पूरा फॉर्मेट बना के नहीं रखा है, बिकॉज लेट अस डू इट वन बाय वन। बैलेंस शीट में सबसे पहला शेड्यूल होता है कैपिटल का। कैपिटल का शेड्यूल को बोलते हैं शेड्यूल नंबर 1, इसका अमाउंट बाद में लिखते हैं। सेकेंड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये होता है शेड्यूल नंबर 2। फिर हमारे पास होता है लाइबिलिटी साइड में डिपॉजिट, इंपॉर्टेंट शेड्यूल। फिर हमारे पास होता है बोरोइंग्स, बोरोइंग्स। उसके बाद लास्ट शेड्यूल जो है लाइबिलिटी साइड में, उसको बोलते हैं अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। अभी इसका अमाउंट एक एक करके हमें लिखना है, 3, फिर 4, फिर 5। तो इसका अमाउंट क्या है जरा देखते हैं। कैपिटल का अमाउंट 1000 है, तो इधर लिखेंगे 1000। फिर इसके बाद कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट कितना है शेड्यूल नंबर 2 का, 2608, तो इधर लिखेंगे 2608। फिर उसके बाद रिजर्व्स के बाद डिपॉजिट का अमाउंट कितना है, 32,000, तो इधर लिखेंगे 32,000। और इसके बाद डिपॉजिट्स के बाद बोरोइंग्स का अमाउंट कितना है, बोरोइंग्स का अमाउंट है 250, तो इधर लिखेंगे 250। फिर बोरोइंग्स के बाद अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस का अमाउंट कितना है, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस है 11,076, 11,076। अभी जब हम ये सबको ऐड करेंगे तो हमें इधर मिल जाएगा टोटल। ये चीज तो बाद में करते हैं, टोटल बाद में निकालते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं असेट साइड में। असेट साइड में सबसे पहला शेड्यूल होता है कैश इन हैंड या कैश एंड बैलेंसेस विद RBI, ये होता है शेड्यूल नंबर 6। फिर हमारे पास होता है शेड्यूल नंबर 7, इसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसके बाद होता है शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद होता है शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस। फिर इसके बाद होता है लिक्विडिटी बेसिस में। देखो ये तुम लोग को याद करना, इसके ऊपर सिलेंडर ब्लैंक्स भी कभी कभी पूछते हैं। सिर्फ शेड्यूल नंबर्स याद रहेगा ना तो तुम लोग को पूरा 8 मार्क्स मिल सकते, 8 मार्क्स के लिए अगर दिस वन कम्स फॉर मैच द पॉइंट, बहुत बार इट कम्स। तो ये 7, 8, 9, 10, 11। सो ये 6 शेड्यूल्स के साथ हमारा असेट का शेड्यूल खत्म होता है। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट इन एडवांसेस, फिक्स्ड सेट, अदर असेट्स, दैट इज द शेड्यूल। तो सबसे पहले शेड्यूल नंबर 6 कितना है, 3400, तो इधर लिखेंगे 3000, लिखेंगे 3400। फिर इसके बाद शेड्यूल नंबर 7 का टोटल कितना है, शेड्यूल नंबर 7 है 1400, तो इधर लिखेंगे 1400। फिर इसके बाद शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट कितना है, शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट
12,800, तो इधर लिखेंगे 12,800। इसके बाद हमारे पास शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस 10,900, इधर लिखेंगे, सिर्फ देखना है अमाउंट ऊपर से एंड लिखना है 10,900। तो इसके बाद फिक्स सेट है, आई गेस सपोज 12,000, फिक्स सेट कितना है 12,000, और अदर असेट है 6,434, तो इधर लिखेंगे 12,643,4 सारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सबका टोटल निकालो, 3,400, 1,400, 12,800, 10,900, 12,643,4, ये सबको ऐड करते हैं तो हमारा टोटल होता है 46,934। और लाइबिलिटी साइड का भी टोटल अगर हम करते हैं, इट इज 1,260,8, 32,250 प्लस 11,076, हमें सेम टोटल आएगा 46,934। इसके साथ हम बोलेंगे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। लेकिन अभी भी हमने एक चीज, इसके नीचे टोटल के नीचे हम लिखते कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज जो कि शेड्यूल नंबर 12 है, इसका हमें कितना अमाउंट आया 2632। कैसे आया जरा एक बार चेक करते वेदर आई एम राइट। 262 हमने लास्ट में लिखा है, देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का टोटल आया 2632 और बिल्स फॉर कलेक्शन है 300। तो यहाँ पे एक और लाइन में आके लिखिए, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के नीचे लिखते बिल्स फॉर कलेक्शन, उसका कोई शेड्यूल नहीं है, इट इज 300, this sum gets over।